फूल सिंह बाहर लेटा था। ठंड और तेज हवा बहुत तेज हो रही थी। तभी उसकी पत्नी आई। क्या हुआ जी? और आप अभी तक उठे नहीं? आपको जंगल नहीं जाना है? क्या आपको बहुत तेज बुखार है? क्या हुआ माँ, क्या बात है? बेटा, तेरे पिता की आज तबीयत ठीक नहीं है। शायद इन्हें तेज बुखार है, इसलिए वह अभी तक उठ नहीं पाए हैं। माँ, मैं कितनी बार आपसे और पिताजी से कह चुका हूँ कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब मैं जंगल से गोंद ला सकता हूँ। आप दोनों मेरी बात मानते ही नहीं हो। आपको पता है जंगल में कितनी ज्यादा ठंड है। हाँ हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। तुम्हारे पिताजी की तबीयत भी ठंड के कारण ही खराब हुई है। माँ, अब तुम चिंता मत करो। आज से मैं जंगल से खुद गोंद लाया करूंगा और पिताजी उसे बाजार में जाकर बेच आया करेंगे। तू ठीक कह रहा है बेटा। जंगल में बहुत ज्यादा ठंड होती है। तेरे पिताजी वैसे भी बहुत कमजोर हो गए हैं। ठीक है, अब आप पिताजी का ख्याल रखिए। मैं जंगल जाकर गोंद लेकर आ रहा हूँ। संभाल कर जाना बेटा। ठीक है माँ। तुम बस पिताजी का ध्यान रखो, मैं आता हूँ। माधव गोंद लेने जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल में चारों ओर ओस पड़ रही थी। पपीहा पक्षी चहचहा रहे थे। ठंड बहुत तेज पड़ रही थी। बाप रे बाप, यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड है। सामने अरबी का पेड़ दिखाई दे रहा है। मैं उसी से गोंद निकाल लेता हूँ। माधव अरबी के पेड़ पर कुल्हाड़ी मारने लगता है। तभी उसे पायलों की छन छन की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये क्या? किसी के पायल की आवाज इस सुनसान जंगल में। आखिर कौन हो सकता है? माधव ध्यान से उस आवाज को सुनता है और फिर से अपने काम में लग जाता है। अरबी के पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने लगता है। तभी पायल की छन छन की आवाज उसे दोबारा सुनाई देती है। अरे, पायल की आवाज कहाँ से आ रही है? चलो छोड़ो। आज मैंने इतनी सारी गोंद निकाली है कि माँ पिताजी देखकर काफी खुश हो जाएंगे। माधव जब कुल्हाड़ी चला रहा था तभी उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ में लग जाती है, जिससे उसके हाथ से बहुत सारा खून बहने लगता है और वह बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह एक खूबसूरत औरत की गोद में था। माधव को जब होश आने लगता है तब वह लड़की जंगल के किनारे तालाब में चली जाती है। लेकिन तुम कौन हो? तुम्हारा घर कहाँ पर है? मेरा नाम अनिका है। तुम्हें हाथ में कुल्हाड़ी लग गई थी, इसीलिए यह जड़ी बूटियां मैंने लगाई हैं। लेकिन तुम कौन हो? तुम्हारा घर कहाँ पर है? मैं इसी जंगल में रहती हूँ, यही मेरा घर है। अनिका, एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछो। तुम तालाब में क्या कर रही हो? तुम मुझसे बाहर आकर बातें करो। नहीं, मैं बाहर नहीं आ सकती। मुझे पानी से बहुत प्यार है, इसीलिए मैं पानी में ही इस तालाब के किनारे अपना समय बिताती हूँ। वैसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरी मदद की। काफी अंधेरा हो गया है। मेरे माता पिताजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वैसे ही मेरे पिताजी की तबीयत खराब है। मुझे अब जाना चाहिए। माधव जब जाने लगता है तालाब वाली लड़की उसे एकटक देख रही होती है। माधव को कुछ समझ नहीं आता। वह जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ चल पड़ता है। घर पहुंचने पर माधव उस लड़की के ख्यालों में खोया हुआ होता है। तभी उसके पिताजी की आवाज़ उसे ख्यालों से बाहर निकालती है। अरे, कहाँ खोए हुए हो? तुम्हें क्या हुआ है? मैं कितनी देर से तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। अरे ओ बेटा। कहिए कहिए पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? अरे, कहाँ खोया है तू? मैं तुझसे पूछ रहा था, आने में इतनी देर क्यों हो गई? वह क्या है ना पिताजी, मैं पहली बार जंगल गया था। ठंड भी बहुत ज्यादा थी और रास्ता भी मुझे समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए आने में देर हो गई। वैसे आपकी तबीयत कैसी है बाबा? हाँ, अभी कुछ ठीक लग रहा है। चल, आ खाना खा ले। तुझे भूख लग गई होगी। जंगल का रास्ता बहुत ऊंचा है, तू थक भी गया होगा। नहीं नहीं पिताजी, मैं थका हुआ नहीं हूँ। मैं एकदम ठीक हूँ। अब बात ही करते रहोगे दोनों या खाना भी खाओगे? आ जाओ, खाना बना दिया है मैंने। हाँ, भाग्यवान आ ही रहे हैं। चल बेटा, जल्दी आ जा। माधव जल्दी खाना खाकर अपने कमरे में सोने चला जाता है। जैसे ही उसे नींद आती है वही तालाब वाली लड़की उसके सपने में आती है। सपने में माधव देखता है कि वह लड़की जैसे ही तालाब से बाहर आती है वह एक भयानक रूप ले लेती है। माधव डर के मारे नींद से उठ जाता है और जोर से चीखता है,
जिससे उसके पिताजी और माँ दोनों जाग जाते हैं। क्या हुआ बेटा? तू चीखा क्यों? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। लगता है इसने भयानक सपना देखा है। कोई बात नहीं बेटा, तू आराम कर। अच्छा भाग्यवान, मैं चलता हूं। ठीक है जी। जब रामो फूल सिंह से बातें कर रही होती है, तभी माधव के कानों में अपने पिता की आवाज आती है। यह क्या? लगता है आज बाबा जंगल जा रहे हैं। माधव अपनी माँ और पिताजी के पास आता है। ये क्या है? आप सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? अरे कहाँ जा रहा हूं का क्या मतलब है? जंगल जा रहा हूं गोंद लेने। और कहाँ जाऊंगा बेटा? अरे गजब करते हैं। हद है बाबा। अभी तो आप बीमारी से ठीक भी नहीं हुए हैं और जंगल जाने लगे हैं। और माँ, आप बाबा का घर पर ख्याल रखो। मैं गोंद लेकर आऊंगा। क्यों बाबा को जाने दे रही हो? अरे बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। बाबा, आप बस आराम करिए। मुझे भी कुछ जिम्मेदारी उठाने दीजिए। अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। अरे ठीक है माधव। अच्छा, ये पोटली लो। इसमें तेरी माँ ने रोटी रख दी है, रास्ते में ही खा लेना, ठीक है? माधव पोटली लेकर जंगल की ओर बढ़ जाता है। काफी देर गोंद निकालने के बाद बाप रे बाप, अब तो बड़ी जोरों की भूख लग रही है। एक काम करता हूँ, कुछ खा लेता हूँ, फिर गोंद निकालूंगा। माधव का ध्यान बार बार उस रास्ते पर जा रहा था, जिस रास्ते से कल अनिका आई थी। अरे, ये मेरे खाने की पोटली कहाँ चली गई? माधव इधर उधर जाता है तो देखता है एक बंदर उसकी पोटली लेकर वहां से भाग जाता है। अरे ओ बंदर, तुझे मेरी ही रोटी खाने को मिली है। अरे तू मेरी सारी रोटी खा लेगा तो मैं क्या खाऊंगा? अरे बंदर, मेरी पोटली दे दे भाई, इतना उछल कूद मत कर। यह तो भाग गया। क्या करूं? अब भूखे पेट काम नहीं होगा। माधव उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी फिर से तालाब की तरफ से किसी के आने की आवाज आती है। अरे, तुम यहाँ? मुझे लगा आज तुम यहाँ नहीं आओगी। ये लो। इसमें क्या है? इसमें रोटी है। तुम्हें भूख लग रही होगी। तुम्हारी रोटी वह बंदर ले गया। हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? अरे, तुम हंस क्यों रही हो? क्योंकि जब वह बंदर तुम्हारी रोटी की पोटली लेकर भाग रहा था, तब मैं वहां बैठी सब देख रही थी। ओह अच्छा। अनिका माधव को खाना देती है। वाह वाह, कितना स्वादिष्ट खाना है यह। ये तुमने बनाया है? हाँ, तुम्हें अच्छा लगा? अरे बहुत अच्छा लगा। यहाँ आसपास कोई नदी होगी क्या? मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी हुई है। तुमने शायद देखा नहीं, मैं अपने साथ पानी का पात्र भी लेकर आई थी। वह देखो। माधव पीछे मुड़ता है जहां पर पानी का एक मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था। वह चौंक जाता है क्योंकि उसने अनिका को सिर्फ रोटी की पोटली लाते देखा था। यह क्या? तुम कोई जादूगरनी हो क्या? अचानक से यह घड़ा कहाँ से आ गया? तुमने देखा नहीं, मैं इसे अपने साथ लाई हूँ। लो, पानी पियो। माधव पानी पीता है। घड़े का पानी काफी मीठा था, जिससे माधव पूरा घड़ा खाली कर देता है। मैंने पहली बार इतना मीठा पानी पिया है। वैसे किस नदी का पानी है यह? यहीं पास में एक और तालाब है। यह बताओ, तुम्हारे घर में कौन कौन है? मैं और मेरे बाबा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मेरे बाबा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ओ, पर रुको ना अनिका, रुको तो सही। सूरज ढलते ही अनिका वहां से चली जाती है और तालाब के अंदर जाती है। बताओ, बड़ी अजीब लड़की है ना? ठीक से बात करती है, ना ठीक से कुछ बताती है। बस खाना स्वादिष्ट बनाती है। और पानी, आय हाय। पानी से याद आया, पानी काफी मीठा था। माँ बाप के लिए थोड़ा पानी ले जाता हूँ। माधव तालाब ढूंढने लगता है। कहाँ है वह तालाब? वो रहा। माधव जैसे ही तालाब के पास जाता है और तालाब के अंदर देखता है, तो तालाब खून से लबालब भरा होता है। माधव बहुत डर जाता है। जंगल में इधर उधर भागने लगता है। भागते माधव एक बाबा के पास पहुंचता है। साधु बाबा तपस्या कर रहे थे। शांत हो जाओ बच्चा, शांत हो जाओ।
क्या हुआ बच्चा? बाबा, खून। खून? कहाँ है खून? जब मैं तालाब से पानी भर रहा था, तब मैंने तालाब के अंदर देखा, तो वह तालाब खून से लबालब भरा हुआ था। बेटा, तुम्हें उस तालाब के पास जाना ही नहीं था। वह तालाब कोई मामूली तालाब नहीं है। वह शैतानों का तालाब है। अनिका ने तो मुझे उस तालाब का पानी पिलाया था। कौन अनिका? बेटा? वही जो इस जंगल में तालाब के आसपास रहती है। नहीं नहीं, इस जंगल में कोई इंसान नहीं रहता। क्या? लेकिन वह सुंदर सी लड़की रहती तो है। उससे मेरी रोज बात होती है, और उसने आज मुझे खाना भी खिलाया, पानी भी पिलाया। क्या कहा? सुंदर सी लड़की? हाँ बाबा, अजीब सी रहस्यमयी लड़की है। ना ठीक से बात करती है और ना ही अपने बारे में बताती है। अभी समय चाहिए, अचानक से आती है और अचानक से गायब हो जाती है। रुको, मैं अपनी जादुई शक्तियों से पता लगाता हूं। वह बाबा अपनी आंखें बंद करता है और कुछ देर बाद कहता है, बेटा, आने वाली अमावस्या तेरी आखिरी रात होगी। वह पिशाचिनी तुझे अपने साथ हमेशा के लिए ले जाएगी। हाँ बेटा, वह पिशाचिनी तुझे अपने साथ हमेशा के लिए ले जाएगी। परंतु वह ऐसा क्यों करेगी बाबा? क्योंकि वह तुमसे प्यार करने लगी है। अब तुम उससे दूर जाने की कोशिश करोगे तो वह तुम्हें जान से मार डालेगी। अरे बाप रे! अरे साधु बाबा, कोई उपाय तो होगा ना। मुझे कैसे भी करके उसके चंगुल से बचा लीजिए। मुझे नहीं जाना उसके साथ। एक उपाय है, लेकिन उसमें खतरा बहुत है। बताइए बाबा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। बताइए। तुम्हें उस पिशाचिनी के पास फिर से जाना होगा और उसके कुछ बाल काटने होंगे। लेकिन तुम्हें ध्यान रहे, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उसके बाल काट रहे हो। ऐसा करना बहुत खतरनाक है। अगर उसे पता चला तो वह तुम्हें वहीं पर मार डालेगी। और एक और बात, उसके चेहरे को देखने की गलती से भी मत करना। ठीक है बाबा। माधव उसी जगह फिर से जाता है। तालाब के पास से ही कुल्हाड़ी की आवाज सुनाई देने लगती है। कुल्हाड़ी की आवाज सुनकर अनिका भी वहां पर आ जाती है। अनिका आ गई। अनिका, मुझे बहुत दिनों से तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। क्या बात है माधव? अनिका, एक बात कहूं तो बहुत अच्छी है। अनिका, जब से तुम मुझे मिली हो, सब जगह मुझे तुम दिखाई देती हो। तुम्हारा वह खाना खिलाना, पानी पिलाना, तुम्हारा इतने प्यार से मेरे पास आना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या सच में तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ माधव। माधव अनिका को गले लगा लेता है और उसके बाल काट लेता है। ठीक है, तो मैं आज ही अपने माता पिता जी से तुम्हारे बारे में बात कर लूंगा। फिर मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा। ठीक है माधव, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। माधव साधु बाबा के पास आता है और वे बाल साधु को दे देता है। अब देखना, मैं उस पिशाचिनी को कैसा सबक सिखाता हूं। बाबा, आपको जो उसके साथ करना है करो, बस उससे मेरा पीछा छुड़वा दो। अब मैं कभी इस जंगल में नहीं आऊंगा। राम राम, हे भगवान, कहाँ आ गया था मैं? माधव अपने घर आता है। उसी रात जब माधव सो रहा था, कौन है वहां? कौन है वहां? मेरे सामने आओ। तभी वह परछाई माधव के पास आती है। जब माधव देखता है तो यह वही तालाब वाली लड़की थी। माधव घबरा जाता है। अरे अनिका! माधव, मुझे बचा लो, वह शैतान मुझे मार डालेगा। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। तुम एक पिशाचिनी हो। मुझे सब कुछ पता चल गया है तुम्हारे बारे में। मैं कोई पिशाचिनी नहीं हूँ, बल्कि एक परी हूँ। परी हो? तो तुम तालाब में क्या करती हो? मुझे परलोक के राजा ने श्राप दिया था, क्योंकि मैंने उनके नियमों का उल्लंघन किया था। उस उल्लंघन के कारण उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैं 1 वर्ष तक धरतीलोक पर भटकती रहूंगी, और सूरज ढलने के बाद अगर मैं तालाब में नहीं गई तो मेरी मृत्यु हो जाएगी।
इसीलिए मैंने मृत्यु के डर से तालाब को चुना। इसीलिए मैं सूरज ढलते वक्त तुम्हारे पास से जल्दी जल्दी जाकर तालाब में जाती थी। जब मैंने तुम्हें देखा तो तुमसे बात करने की इच्छा हुई, लेकिन तभी इस शैतान ने मुझे तुमसे बात करते देख लिया। वही शैतान जिसके पास तुम मेरे बाल लेकर आए थे। वह जानता था कि मैं एक परी हूं और वह मुझे पाना चाहता था, इसीलिए उसने यह तरीका ढूंढा और तुमसे मेरे बाल मंगवा लिए। अब मैं उसकी कैद में हूं। यह बताओ, अगर तुम कैद में हो तो यहाँ कैसे आई? माधव, हम परियों के पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं, पर जब कोई हमारे बालों पर तंत्र मंत्र करके हमें वश में करने की कोशिश करता है तो हम मजबूर हो जाते हैं। अब हमारी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है माधव। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। यह कहकर अनिका गायब हो गई। भगवान, हे भगवान, यह क्या कर दिया मैंने? बहुत बड़ी गलती हो गई। उस शैतान की बातों में आकर मैंने उसके बाल काट लिए। अब मुझे जल्दी से जाना होगा और अनिका की मदद करनी होगी। माधव उसी रात जंगल की ओर भागता है और शैतान के पास पहुंचता है। वहां वह देखता है कि साधु अपना भेष बदलकर एक शैतान के रूप में खड़ा था और अनिका उसकी कैद में थी। माधव, मैं यहाँ हूँ, मुझे इस शैतान से बचाओ। दुष्ट, तुमने मुझे झूठ बोला था। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जानता भी है मैं कौन हूं। अगर यहां से सही सलामत जाना चाहता है तो अभी चला जा, नहीं तो बचोगे नहीं। नहीं, जब तक मैं अपनी गलती न सुधार लूं, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मिट्ठू मिट्ठू मिट्ठू। अनिका का ध्यान उस मिट्ठू पर जाता है। माधव, जो यह बोलता हुआ तोता है, इसे उसी खूनी तालाब में फेंक दो। हिम्मत करके माधव उस तोते को उठाता है। रुक जा, वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगा। रुक जा, रुक जा, रुक। माधव उस पिंजरे को तालाब में फेंक देता है, जिससे वह शैतान वहीं जलकर खाक हो जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया माधव। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ अनिका, मैं तुमसे शादी करूंगा। ये सुनते ही अनिका की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसी पल आकाश से एक तेज रोशनी फैलती है और एक आवाज आती है। अनिका, तुम्हारा श्राप समाप्त हुआ। अनिका अब पूरी तरह इंसान बन जाती है। दोनों गांव लौटते हैं और कुछ समय बाद सादगी से शादी कर लेते हैं। डर और अंधेरे के बाद उनकी जिंदगी में खुशियां आ जाती हैं।